नमस्कार साथियों। ये एक ऐसा समय आया है जब हर व्यक्ति अपने घर पर है। घर पर होने के अनेकों फायदे, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान भी हुआ है। वो नुकसान ये है कि आज हम लोग वंचित हो गए हैं ज्ञान के साधनों से। विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, पुस्तकालय बंद हैं, शिक्षण संस्थाएं बिल्कुल बंद हैं। आ- आध्यात्मिक और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज बिल्कुल रुक सी गई है। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है। इस सब के बीच जब आप कहीं जा नहीं सकते, अपने घर से बाहर जा नहीं सकते, और आपके ऊपर दुनिया भर का आर्थिक दबाव है, आपके खर्चे बरकरार हैं, लेकिन आपके आय के साधन सीमित हो गए हैं क्योंकि आपकी दुकान बंद है, आपका व्यापार ठप पड़ा है। ऐसी भयंकर विकराल परिस्थिति में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने अंदर का ठावस बनाए रखें। अपने अंदर, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएं और मन अपने आप को ये बात कहें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको अपना स्वयं का मोटिवेटर बनना है और इस समय का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होगा कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस समय के अंदर आप सब लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है उसकी जानकारी लें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझाने के लिए ही मैंने ये वेब वीडियो बनाया है। आइए आप मेरे साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में समझिए। मैं आपको सबसे पहले तो अनुरोध करूंगा कि आप यूएन की वेबसाइट है उसको देखिए। मैं आपके सामने वो यूएन की वेबसाइट खोलता हूं। आपको सामने नजर आएगी अभी यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट। आप इसको टाइप करके अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में खोल सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये पेज खोला है आपके सामने sdgs.un.org/goals। मैंने यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट का सीधा वो पेज खोला है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे हुए हैं। पहले ये समझिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या है। ये गोल्स पूरी दुनिया ने मिलकर के तय किए हैं। हर देश ने, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 के अंदर सारे देशों ने मिल करके, जिसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, सब देशों ने मिल करके ये 17 लक्ष्य तय किए हैं। तो ये लक्ष्य मेरे नहीं है, ये लक्ष्य किसी एक देश के नहीं है, ये लक्ष्य पूरी दुनिया के हैं। और ये लक्ष्य हासिल करने हैं 2030 तक। और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर देश के पास पर्याप्त बजट है, हर देश के पास पर्याप्त आर्थिक साधन है, हर देश की सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खूब बजट लगाएगी। तो ये समझ होना बहुत जरूरी है। ये समझ आपको भी होनी जरूरी है और आपके जो परिवार में दूसरे लोग हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। अगर आप कोई नया काम करना चाहें तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस दिशा में काम करें कि ये 17 लक्ष्य हैं, इसमें से किसी एक लक्ष्य को आप पकड़ें और उस लक्ष्य के लिए काम करें, उस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए काम करें। हो सकता है आपको सरकार की सहायता भी मिल जाए, हो सकता है इस काम के अंदर आपको स्वयंसेवी संस्थाएं भी आपको मदद प्रदान करें। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप जो भी काम करें उसके बारे में इंटरनेट पर जरूर बताएं। फेसबुक पर बताएं, ट्विटर पे बताएं, सोशल मीडिया पे बताएं, और हो सके तो आपका एक ब्लॉग बनाएं, फेसबुक पर आपका एक पेज बनाएं जिसमें आप जो गतिविधि करें उसके बारे में लिखें। हो सकता है अनेकों लोग आपके साथ आपके काम में जुड़े। काम वो करना चाहिए जिसमें दूसरे लोग आपके साथ तन मन धन से जुड़ सके। काम वो करना चाहिए जिसमें पूरा जमाना आपके साथ जुड़ सके, क्योंकि ऐसा काम आप करते हैं जिसमें काम करने से आनंद मिले, काम करके मन के अंदर एक अच्छी अनुभूति आए, काम करने के बाद आपको मन में संतोष मिले, खुशी मिले। इस तरह का काम हम सबको करना चाहिए। और आपके पास अवसर हैं, आपके पास विकल्प है। आप चाहें ये काम करें, आप चाहें वो काम करें, कोई न कोई काम करना है। तो फिर क्यों नहीं
वो काम करिए ना जिससे हम प्रकृति के साथ जुड़ें, ज़माने के साथ जुड़ें, हम दुनिया के लक्ष्यों को हासिल करने में दुनिया को मदद करें। हम वो काम करें ना जिन कामों को करके हमें भी सुकून मिले और इस दुनिया का भी भला हो। जब आप अपने छोटे भाई, छोटी बहन को करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको जीवन के लिए मार्गदर्शन देते हैं, तो उनको प्रेरित करें कि किसी और के लिए नहीं, अपने दिल के सुकून के लिए कोई ऐसा काम चुनें, जिसको करने से उनको बहुत आनंद मिले और उस काम को करके उनका जो काम है, उससे पूरी दुनिया को फ़ायदा मिले। काम वो हो जो नौकरी के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, बल्कि जुनून के साथ किया जाए। अपने दिल में जो जुनून है, अपने मन में जो तमन्ना है, अपने मस्तिष्क में जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो अरमान हैं, वो भले ही असंभव लगे आज, लेकिन आप उन अरमानों के लिए, उन लक्ष्यों के लिए काम करेंगे। वो लक्ष्य आज असंभव लगते हैं, पर हो सकता है आने वाले ज़माने में वो लक्ष्य आसान बन जाएँ। वो लक्ष्य मेरे लिए असंभव है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने वो काम शुरू किया और आप जैसे सैकड़ों लोग मिलते चले गए। मान लो, तो क्या होगा? वो काम जो मेरे लिए असंभव था, अब मेरे साथ खूब सारे लोग हो गए, तो वो असंभव काम भी संभव हो सकेगा। और अगर असंभव काम को हम संभव कर पाए, तो हमारे लिए कितने आनंद की बात होगी, कितनी खुशी की बात होगी। कोई ऐसा लक्ष्य जो आपको सुकून दे सके, जो आपके साथ अनेकों लोगों को अपनी ज़िंदगी का मकसद दे सके, तो उस सुकून के लिए क्यों नहीं काम करते आप? तो हम बात करते हैं, हम आते हैं, यूएन की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, आप देख रहे हैं। सबसे पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी मिटाओ। इस दुनिया में बहुत गरीबी है और सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में है, हमारे देश में है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में हैं। ये गरीबी क्यों है? इस गरीबी के 2 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है सरकार की नीतियाँ। वो कोई भी सरकार हो, मैं किसी राजनीतिक दल की निंदा नहीं कर रहा। सरकारी तंत्र आज भारत में गरीबी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक है। और दूसरा साइकिल, पॉवर्टी साइकिल। एक गरीब गरीब ही रह जाता है। क्यों? वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाता। बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती, अच्छा ज्ञान नहीं मिलता, हुनर नहीं मिलता, दक्षता नहीं मिलती, वो आगे बढ़ने से वंचित हो जाते हैं और फिर ये जो गरीबी की साइकिल है, इसको तोड़ नहीं पाते। जब वो नौकरी करने के लिए आगे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जो कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से कोई बहुत बड़ी डिग्री लेके आया है और गरीब बिना नौकरी के रह जाता है। तो गरीबी का जो चक्र है, वो बहुत बड़ा चक्र है। जो लोग गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, उनके लिए वो चक्र तोड़ना सबसे बड़ी तो चुनौती है और उस चक्र को तोड़ने का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन, वो है शिक्षा। जिस प्रकार अभिमन्यु को चक्र तोड़ना आता था, लेकिन वापस लौटना नहीं आता था, वैसे ही आज के युवाओं को शिक्षा तो हासिल करनी आती है, लेकिन उस शिक्षा से जीवन में अर्थोपार्जन कैसे करें, वो फिर नहीं आता। यानी शिक्षा के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो शिक्षा जो उनको प्लेसमेंट से जुड़े, काम से जुड़े, हुनर से जुड़े, नौकरी से जुड़े, पेशे से जुड़े। तो गरीबी के चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार की नीतियों में बदलाव लाने के लिए हमें सरकार से विनम्र अनुरोध करना है। सरकार की नीतियों के कारण तमाम लोग आज देश में गरीब हो रहे हैं। क्यों? आप देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, मैं ज़्यादा क्या कहूँ? जहाँ-जहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी हावी होती जाती है, नौकर तंत्र हावी होता जाता है, सरकार के कानून हावी होते जाते हैं, वहाँ जो मध्यम वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास विकल्प ही नहीं बचते। सरकार की नीतियाँ उनको समझ में नहीं आती, सरकार के काम करने के तरीके बड़े जटिल बनते जाते हैं और वो लोग व्यक्ति अपने आप को असहाय पाते हैं। सरकार की नीतियाँ
इतने सालों के बाद भी आज भी अंग्रेजी भाषा में लिखी होती है, जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। और लोग, आम व्यापारी, आम उद्यमी किस तरह अपनी कंपनी बनाए, किस तरह से उसको आगे बढ़ाए, किस तरह से उसको एक्सपेंड करे, क्योंकि ये जो प्रोसीजर्स हैं, जो नियम हैं, वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, मुश्किल होते हैं, सरल नहीं होते हैं। इस कारण से व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए अगर सरकार अपने जो तंत्र है उसको छोटा बनाए, सरल बनाए, अपने जो अफसर हैं उनको विनम्रता से काम करना सिखाए, तो इस देश का बहुत भला हो सकता है। आजकल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक होड़ सी लगी है। हर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ऐसी सरकारें जो व्यापार करना आसान बनाए। उम्मीद है हमारे देश के जो अधिकारी हैं, जो बड़ी अधिकारियों की लॉबी है, वो अधिकारी जो ब्रिटिश काल से लोगों के ऊपर हुकूमत चलाते आए हैं, डंडे बरसाते आए हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और ईज ऑफ डूइंग की दिशा में काम करना शुरू करेंगे। है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम अपने लिए ही कर सकते हैं। तो अपनी बात करें, हम क्या कर सकते हैं? पहला लक्ष्य समझें, गरीबी मिटाओ। और गरीबी मिटाने में हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? हम अपने स्तर पर सबसे बड़ा काम ये है, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करना है। अपने बच्चों को, अपने से छोटे लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। उनको वो शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करना है जिस शिक्षा के द्वारा वो आने वाले ज़माने में कोई अच्छा काम कर सके, अपना खुद का व्यापार लगा सके, छोटे स्केल पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकें, इंटरनेट पे कैसे व्यापार करें ये सीख सकें, इंटरनेट के व्यापार द्वारा अर्थोपार्जन कैसे कर सकें। उनके मन में कोई हीन भावना न पैदा करें। कभी भी उनके मन में ये बात ना आने दें कि वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, आप उनकी पीठ थपथपाइए, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको आगे का रास्ता दिखाइए। गरीबी को मिटाने में ये सबसे बड़ा योगदान होगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हो सकता है आज आप गरीब न हो, लेकिन जिस तरह से वक्त की दिशा बदल रही है, हवाएं बदल रही है, क्या पता कल आप गरीब बन जाए। ऐसा ना करें। ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दें। अपने आप को नए ज़माने के लिए तैयार करें। अपने आप को नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाएँ। मन में ये लक्ष्य रखें कि हमें आगे बढ़ना है, वेल्थ क्रिएट करना है, संपत्ति कमानी है, अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। हमें खूब पैसा कमाना है ताकि हम इस देश की भी सेवा कर सकें। ये लक्ष्य हम सबके अंदर होगा और एक सकारात्मक विश्वास होगा, तो हम पहले लक्ष्य के लिए अपना कदम बढ़ाएँगे। अब आते हैं दूसरे लक्ष्य के लिए। दूसरा लक्ष्य है ज़ीरो हंगर। कोई व्यक्ति भूखा न सोए, कोई प्राणी भूखा न सोए। कितनी अच्छी बात है। हम में से अनेकों लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर रहा है। कोई व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन की जो संस्थाएं चल रही हैं, उन संस्थाओं को मदद दे रहा है। कहीं पर समाज के लोगों ने मिल करके भोजनशालाएं चालू कर रखी है। ये इसी दिशा में काम है। हम सबके पास पर्याप्त है। भगवान ने हमें बहुत दिया है। जितना हमें दिया है उसको अगर हम सहेज करके इत्मीनान से काम में लेते हैं, हम अपना भी पेट भरेंगे और 10 अन्य प्राणियों का पेट भरने में योग्य बनेंगे। थाली में खाना बिल्कुल भी वेस्ट न छोड़ें। अगर आपकी भूख 4 रोटी की है तो आप 3 रोटी ही थाली में लें, ताकि थाली में एक अन्न का दाना भी फालतू न जाए। आपको हकीकत में आपकी भूख का 25% कम खाएंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल, अगर आपकी भूख है 4 रोटियों की और आप 3 रोटी खाएंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा, आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा। अब प्रश्न उस एक रोटी का आप क्या करेंगे? उस एक रोटी को आप किसी भूखे व्यक्ति को देने का बंदोबस्त कर सकते हैं।
किसी ऐसे प्राणी को दे सकते हैं जो भूखा है, किसी ऐसे प्राणी को, किसी गाय को खिला सकते हैं जो लावारिस है, किसी ऐसे कुत्ते को खिला सकते हैं जो लावारिस है। आपके आसपास, आपके जितने भी सराउंडिंग में आपके प्राणी हैं, आप उनको देखिए। कहीं ऐसे चींटियों का कोई घर है, उसके आसपास वो रोटी डाल के आ सकते हैं जिससे वो अपना पेट भर सके। लेकिन आप ध्यान रखिए, कहीं ऐसा न हो कि आप वो रोटी ऐसी जगह रख दें जहां पर चींटियां आ जाएं और वहीं पर लोगों के चलने की जगह है, वो चींटियां सारी खत्म हो जाए। वो आपके सर पे पाप और लगेगा। आप कल्याण के लिए सोच रहे हैं, मंगल कल्याण की कामना कर रहे हैं, और मैं हकीकत में कहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं एक बार बीकानेर से जयपुर जा रहा था, हाईवे के ऊपर लोग गायों के खाने के लिए चारा डाल रहे थे। मैं सोचा उनको धन्यवाद दूं या उनको उलेहना दूं। उनके साथ में मेरे मन में नाराजगी थी, मैं बहुत नाराज था। थोड़ा आगे गया तो एक गाय का बछड़ा कटा हुआ मिला। क्यों? वो बेचारे खाना खाने के लिए हाईवे पर आ गए, क्योंकि किसी ने चारा डाल दिया था। तेज आती एक कार के नीचे वो गाय का बछड़ा आ गया और उसकी मौत हो गई। ये बात मैं आपको बड़े अफसोस के साथ सुना रहा हूं, क्योंकि हमारे कई साथी लोग ये भूल जाते हैं कि हर चीज के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। आप लावारिस गायों को खाना देना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कृपया हाईवे पर, मुख्य मार्गों के ऊपर न दें। आपसे अनुरोध है। भारत में तो गोचर भूमि की स्वस्थ परंपराएं थी, वो भूमि जिसमें कोई भी गाय आकर के अपना पेट भर सकती है। अब वो परंपराएं सीमित हो गई। खैर, तीसरे लक्ष्य की तरफ आते हैं। देखिए, यूएन के ये सारे लक्ष्य आपको समझने हैं, सबको बताने हैं, अपने बच्चों को बताने हैं, और इन लक्ष्यों के लिए काम करना है। और काम करने के बाद अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखना भी है, बताना भी है किस प्रकार आपने यूएन के लक्ष्यों के लिए काम करना शुरू किया है, पूरी दुनिया के लक्ष्यों के लिए काम करना शुरू किया है। हो सकता है कोई और व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहे, 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो तीसरा लक्ष्य क्या है? तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य। हर व्यक्ति के लिए गोल 3 क्या लिखा हुआ है? एंश्योर हेल्दी लाइफ्स। हर व्यक्ति के लिए स्वस्थ, हर व्यक्ति स्वस्थ बने। तो आप सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करें, अपने ही लिए एक कागज में लिख डालें। कुछ प्रश्न हैं। क्या मैं रोज योगा करता हूं? क्या मैं रोज 1 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर वॉकिंग करता हूं? क्या मैं प्राणायाम करता हूं? क्या मैं ध्यान करता हूं? क्या मैं रोज 3 या 4 पत्ते तुलसी के खाता हूं? क्या मैं रोज एक पत्ती या एक डंठी गिलोय की लेता हूं? क्या मैं 3 या 4 पत्ता नीम की पत्तियां लेता हूं? और क्या मैं नींबू पानी रोज इस्तेमाल करता हूं? ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन छोटे छोटे प्रश्नों का एक उत्तर हाँ में देवें, और इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका ही लक्ष्य है, आपको अपने लिए ये लक्ष्य रखने ही पड़ेंगे। इन लक्ष्यों के लिए अपना काम शुरू करें, इन लक्ष्यों को लिख के रख लें और इनके ऊपर काम करना अनिवार्य बना लें। गहरी नींद लेवें, फिक्स टाइम पर सोएं। रात में आप अगर 10 बजे सोते हैं तो शार्प 10 बजे, अलार्म लगा करके मत सोएं। पूरी गहरी नींद लें। जब सोएं तो मन में ये भावना लें, मुझे योग निद्रा करनी है। बिल्कुल गहरी नींद लेनी है। गहरी नींद लेंगे, स्वस्थ स्वास्थ्य अच्छा होगा। धीरे धीरे भोजन करें, चबा चबा करके भोजन करें। धीरे धीरे पानी पिएं, बैठ करके पानी पिएं। घड़े का इस्तेमाल करें, मिट्टी के घड़े के इस्तेमाल से पानी अच्छा होगा। ये सब काम इसलिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। कभी बीमार पड़ भी जाएं तो आपके घर के पास जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहां जाएं, आयुर्वेदिक इलाज लें, वो सबसे अच्छा इलाज है।
सबसे अच्छा इलाज तो प्राकृतिक का इलाज है। प्राकृतिक इलाज से बराबर कोई चीज नहीं है। अगर आप प्राकृतिक इलाज लेते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये भारत की परंपराएं हैं, अद्भुत परंपराएं हैं। इनको आज की शिक्षा व्यवस्था नहीं पढ़ाएगी। इसको पढ़ाने का काम आप हम जैसे लोगों का है। मैं, आप, हम, एक एक व्यक्ति को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, भारत की परंपराओं के बारे में बताना शुरू कर दे, इस दुनिया में बीमारियां ही आनी बंद हो जाए। ये हकीकत होगी। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए काम करें। हम अपने स्तर पर अपने लिए काम कर सकते हैं। सरकारों से अनुरोध कर सकते हैं कि आपका सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य पर लगाइए। सबसे पहले अस्पताल बनाइए। बम बाद में बनाइए, हमें नहीं चाहिए। मिसाइल बाद में बनाइए, हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले अस्पताल बनाएं। आपकी सबसे ज्यादा तनख्वाह डॉक्टर को दें। बड़े बड़े इंस्पेक्टर्स को ज्यादा तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर्स देश के साथ में क्या हाल करते हैं सब जानते हैं। हमें डंडे मारने वाले इंस्पेक्टर नहीं चाहिए। हम आजाद देश के आजाद लोग हैं। हमें डंडे मारने वाले इंस्पेक्टर्स नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोगों का कल्याण की कामना करते हों, कल्याण के लिए समर्पित हों। तो सरकार से अनुरोध करें, आप डॉक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाएं। डॉक्टर्स को तनख्वाह सबसे ज्यादा दें। ये देश की जरूरत है, हम सब की जरूरत है। दोस्तों, जब डॉक्टर्स मजबूर होकर के सरकार को निवेदन करते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ आप, ये हम लोगों को चाहिए जो डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सरकारों से अनुरोध करें कि कृपया आप डॉक्टर्स को और फिर शिक्षकों को अच्छी तनख्वाहें दें, ताकि वो लोग अपना काम ईमानदारी से करें, अच्छे से करें। ये हम सबका फर्ज भी बनता है। और राजनेताओं को भी हमें अनुरोध करना है कि जिस प्रकार से आप अलग अलग कार्यों के लिए बजट बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार आप सबसे ज्यादा बजट अलोकेट करें स्वास्थ्य के लिए, फिर शिक्षा के लिए। ये हमारे देश की जरूरत है। तो अगला लक्ष्य पर आते हैं, गोल नंबर 4। गोल नंबर 4 क्या कहता है? गोल नंबर 4 वही बात जो मैंने आपसे अभी कही, शिक्षा। यानी हर व्यक्ति को शिक्षा मिले। शिक्षा कैसी? वो शिक्षा जो हमारे अंदर समझ पैदा कर सके। वो शिक्षा जो हमें अच्छे और बुरे का भेद करना सिखा सके, जिससे हम रूढ़ियों से मुक्त हो सके। जिसके द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा हम आंखें मीच करके काम न करें, अपनी समझ से काम करें, आंखें खोल के काम करें। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे भाव आ जाते हैं। किसी ने कह दिया इसलिए ऐसा कर लो, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें शिक्षा नहीं मिली। और अच्छी शिक्षा क्या है? अच्छी शिक्षा का मतलब डिग्रियां नहीं है। अच्छी शिक्षा का मतलब डिग्रियां कतई नहीं है। अच्छी शिक्षा का मतलब है अपनी समझ को बनाना, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। अच्छी शिक्षा का मतलब हाथ में ऐसा हुनर लेना जिससे हम अपने हाथों से काम कर सकें, योग्य बन सकें। शिक्षण संस्थाएं इस दिशा में काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। पेरेंट्स आंख मीच करके किसी एक शिक्षण संस्था के पीछे पड़ जाते हैं। आप देखते हैं, मैंने अनेक शिक्षकों को देखा है, वो बहुत शानदार शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती और इसके कारण पेरेंट्स उनके पास नहीं आते। पेरेंट्स बच्चों को उन स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं जहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। ये गलत फहमियां है। हमें अच्छे शिक्षक ढूंढने, शिक्षक ऐसे जो वाकई समर्पित हो। हमारा बालक, हमारे बच्चे शिक्षकों को देख करके सीखते हैं। शिक्षकों की वाणी से नहीं, शिक्षकों को देख करके। जहां वो ऐसे शिक्षकों को देखेंगे जो पूरी तरह से समाज के विकास के लिए समर्पित हैं, वहां बच्चे उनका अनुसरण करेंगे और उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे। ऐसे शिक्षकों को ढूंढना है, उनका सम्मान करना है और उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें देना है। यानी अपने बच्चों को उन स्कूलों में एडमिट कराना है, उन स्कूलों में भेजना है, उन शिक्षण संस्थाओं में भेजना है जो भले ही बहुत छोटी हो, जिसका नाम नहीं हो, लेकिन जहां पर शिक्षक बहुत अच्छे हो। इस बात पर जरूर गौर करिए आप। और शिक्षा मिलेगी तो हमारा भविष्य सुधरेगा।
भूल करके भी सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े नाम के पीछे आप चले गए, सिर्फ इस बात के पीछे चले गए कि देखो मेरे बेटे को अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी में बोलना आ जाएगा। अंग्रेजी से शिक्षा नहीं होगा। शिक्षा तब आएगी जब अंदर का विवेक जागृत होगा। शिक्षा तब आएगी जब विनम्रता आएगी। शिक्षा तब आएगी जब संस्कारों और हमारी जीवन मूल्यों की समझ आएगी। उसके लिए आपको और हमको सबको निर्णय लेने पड़ेंगे। अगला लक्ष्य क्या है? अगला है जेंडर इक्वालिटी। इस लक्ष्य के लिए हमारे पास में 9 टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स की बात मैं फिर कभी बात करूंगा। ये काम आप सब कर सकते हैं। बड़ा आसान काम है। क्या करना है? महिलाओं को बराबर के अधिकार देने हैं। महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करना है। महिलाओं को शिक्षा के लिए और समाज की अन्य गतिविधियों में बढ़ करके हिस्सा लेने के लिए प्रेरणा देनी है। आप अगर कोई युवा संगठन से जुड़े हुए हैं तो उस संगठन से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। लड़कियों को आत्मविश्वास से भर सकते हैं। लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास और चेतना जगा सकते हैं। उनके अंदर इतना आत्मविश्वास जगाइए कि उनके अंदर, खुद के अंदर बुलंदी आ जाए। वो खुद आगे बढ़ करके बढ़ने की बात सोचे। कई बार समाज में ऐसी कुप्रथाएं होती है कि हम महिलाओं को आगे नहीं आना देना चाहते। ये निर्णय पुरुष वर्ग ही लेगा। इस प्रकार की सारी कुप्रथाओं को समाप्त करें। जो चेतना आपके अंदर है, पुरुष के अंदर है, वही चेतना महिला के अंदर है। अगर ये बात आप मानते हैं तो फिर आप इस दिशा में काम भी करिए, ताकि अगर किसी कारण से महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले रही, उनमें आत्मविश्वास नहीं है, उनके मन में बड़े बड़े अरमान नहीं हैं, तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और ये पूरी दुनिया के लक्ष्य हैं दोस्तों। अगला लक्ष्य क्या है? ये छठा लक्ष्य है। ये छठा लक्ष्य ये है कि पानी, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी पीना सबको मिले, शुद्ध पानी सबको मिले और शौचालयों की व्यवस्था हो। मैं एक मुहिम पर हूं। मैं एक मुहिम के साथ काम कर रहा हूं। मैं सरकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि आपके जितने भी सरकारी विभाग हैं, उन सभी सरकारी विभागों की बिल्डिंग्स में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करें। लेकिन इस मुहिम में मुझे बड़े नकारात्मक जवाब आते हैं। मैंने जब बीकानेर की आयुर्वेदिक अस्पताल के अधीक्षक को ये पत्र लिखा कि आपके सरकारी भवन है, इसमें सार्वजनिक शौचालय शुरू करें। ये यूनाइटेड नेशंस का गोल है, पूरी दुनिया के लक्ष्य हैं कि सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। आज मजबूरी के अंदर आप देखते हैं लोगों को यहीं इधर उधर मूत्र विसर्जन के लिए खड़े होने पड़ जाता है, क्योंकि शौचालय नहीं मिलते हैं, सार्वजनिक शौचालय नहीं मिलते हैं। बहुत कमी है हमारे देश के अंदर। और इस कमी को दूर करने का एक ही उपाय है कि हर सरकारी भवन में सार्वजनिक शौचालय हों। और एक अच्छी शुरुआत हुई है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं। इसी तरह हर सरकारी भवन में और हर पब्लिक होटल में सार्वजनिक शौचालय हो जाएं, जिसको कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सके। तो ये बड़ी समस्या समाप्त हो सकती है। आप भी इसके लिए काम करें। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम सब लोग आवाज उठाएंगे तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। सरकारों को समझाना बहुत मुश्किल काम है मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपकी आवाज वो तुरंत सुनेंगे। लेकिन एक आप बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, आप समाज की चेतना के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। राजनेता नहीं सुनेंगे। वो तभी बात सुनेंगे आपकी जब आप उनकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे। ये अफसोस की बात है। लेकिन अगर सब लोग आवाज उठाएंगे तो ये डेमोक्रेसी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, हर व्यक्ति अगर आवाज उठाएगा तो सरकारों को वो बात माननी ही पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हम पर हावी न हो, जनता हावी हो। जनता की आवाज हर राजनीतिक पार्टी को माननी पड़े। हम राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर चलने के लिए नहीं है, हम जनता के हित की बात करने के लिए हैं। और राजनीतिक पार्टियों को आज नहीं तो कल मजबूर होकर के जनता के हितों को सबसे ऊपर मानना पड़ेगा। और इसके लिए
आपको और मेरे को आवाज उठानी पड़ेगी। मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, आप भी अपनी आवाज उठाएं। यूनाइटेड नेशंस का गोल नंबर 6, याद रखें, सबके लिए शुद्ध पानी। वो तब संभव होगा जब हम सब लोग पानी का इस्तेमाल सीमित करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये बहुत सीमित पानी है, कुछ लोग प्यासे ही रह जाएंगे, कुछ गांव में पानी नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी बात, इसी में दूसरा लक्ष्य है शौचालयों की व्यवस्था करना। आप अपने घर पर शौचालय की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक शौचालयों के लिए सरकार के सामने आवाज रखें। जितने भी सरकारी भवन हैं उनमें बेहतरीन स्वच्छ शौचालय हों, शानदार शौचालय हों, हर सरकारी भवन में। आवाज उठाएं। अब आते हैं सरकार यूएन के लक्ष्य, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7। गोल नंबर 7 क्या कहता है? ऊर्जा। यह है गोल नंबर 7। ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के साधन कैसे हों? वो हों जो पर्यावरण के अनुकूल हों, वो हों जो सस्ते हों, वो हों जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो। यानी आपको, हमको, सबको रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा। यूएन यूएन डेवलपमेंट गोल ये कहती है कि हमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा और इस प्रकार के अन्य साधनों को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमें सरकारों को अनुरोध करना है। इसके लिए जब सरकार 80% सब्सिडी देगी तब जाकर के ये काम बढ़ेगा, क्योंकि शुरू शुरू में कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जब सरकार 80% सब्सिडी देगी सौर सौर ऊर्जा के लिए, तो सौर ऊर्जा ज्यादा फैलेगी, तो इनका प्रोडक्शन बड़े स्केल पे होगा। बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होने से कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आने से इसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी और फिर ये बहुत सुगम हो जाएगी। इसलिए फिर शायद ये संभव हो पाए कि हम सबके घरों की छतों पर सौर ऊर्जा के यंत्र लगे हों। तो इसके लिए ये हम सबका लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 7। ध्यान रखिए, सौर ऊर्जा और इस प्रकार के दूसरे साधनों पर हमें काम करना है, सरकारों पर भी दबाव डालना है। लक्ष्य नंबर 8। लक्ष्य नंबर 8 क्या है? लक्ष्य नंबर 8 ये लिखता है, promote sustainable, inclusive, sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all। हर व्यक्ति के लिए नौकरी, हर व्यक्ति के लिए रोजगार और देश का आर्थिक विकास। ऐसा विकास जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रोजगार मिल सके। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ये काम करना है कि आवाज उठानी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को नौकरी मिल सके, या वो अपना काम कर सके, या अपने काम को चला सके। कृपया करके सरकारों से निवेदन करें कि आप जो कानूनों का दायरा है वो सरल बनाएं, ब्यूरोक्रेसी को सिंप्लीफाई करें, व्यापार करने को आसान बनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाएं, सरकारी काम की प्रक्रियाओं को बिल्कुल सरल साधारण लोकल भाषाओं में करें। सरल साधारण लोकल भाषा में सारा सरकारी काम होना चाहिए। कोई कंपनी भी बनानी है वो स्थानीय भाषा के अंदर बन सके, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कानून सरल बनने चाहिए। क्यों नहीं बन सकते सरल कानून? कंपनी लॉ अगर अंग्रेजी में बन सकता है तो इसको सरल शब्दों के अंदर हिंदी में भी बनाया जा सकता है, गुजराती में भी बनाया जा सकता है, पंजाबी में भी बनाया जा सकता है। एक पंजाबी व्यापारी को अपनी कंपनी खोलनी है, अपनी कंपनी चलानी है, अपनी कंपनी के कार्यकलाप करने हैं, तो वो पंजाबी भाषा में क्यों नहीं अपनी कंपनी खोल सकता? एक भाषा उसकी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। वो सरल शब्दों के अंदर समझ सके। कानून छोटे होने चाहिए, जटिल नहीं होने चाहिए। और हर सरकार को प्रयास करना चाहिए छोटे से छोटे व्यापारी, छोटे से छोटे उद्यमी को बिना रोक टोक काम करने में मदद करें। लॉकडाउन के समय कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति समोसा घर पे बना के बेचने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको डंडे मारे। बड़ा दुख हुआ। ये हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को कौन समझाए कि ये हम सबका फर्ज है कि कोई व्यक्ति अपने समोसे बना करके बेच रहा है, कोई व्यक्ति पिचके बना के बेच रहा है, कोई व्यक्ति पापड़ और बड़ी बना करके बेच रहा है। वो सबसे बड़ा काम कर रहा है, वो अपना पेट पाल रहा है, इस देश की तरक्की में योगदान दे रहा है, इस देश की आर्थिक तरक्की में वो आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है।
अगली बार आप जब देखें कि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए डंडे मारे कि वो अपना गाड़ी चला रहा है, अपना हाथ गाड़ा चला रहा है, अपना पेट पालने के लिए समोसे बना रहा है, कचौड़ी बना रहा है, आप भी मेरे साथ विरोध में आवाज उठाएं। मैं उठा रहा हूं, आप भी विरोध में आवाज उठाएं। 10 लोगों से कहें ये गलत हो रहा है। हर व्यक्ति कहेगा कि ये गलत हो रहा है तो प्रशासन बदलेगा, और प्रशासन को बदलने के लिए हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए, ये लक्ष्य नंबर 8, हमें हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, इसके लिए काम करना है। हर व्यक्ति अपना काम कर सके, अपने हुनर से अपना काम कर सके, इसके लिए प्रयास करना है। अब आते हैं लक्ष्य नंबर 9। लक्ष्य नंबर 9 क्या कहता है? बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टर इनोवेशन। यानी उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देना है। ये सरकारों के कर्तव्य हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशंस को आगे आने के लिए प्रेरित करना है। अगर इंडस्ट्री एसोसिएशन आगे आकर के सरकारों से अनुरोध करेंगे, इंडस्ट्री एसोसिएशंस को सरकार मदद करेगी, क्योंकि गोल नंबर 9 यही कहता है, हर सरकार का कर्तव्य है कि वो उद्योगों की मदद करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी दे। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना हर सरकार का मौलिक कर्तव्य है। अब आते हैं लक्ष्य 10। लक्ष्य 10 क्या कहता है कि कहीं पर भी गरीब अमीर का भेदभाव न हो। गरीब अमीर का जो गैप है वो कम करना है। आज एक तरफ अंबानी फैमिली है जो बेहिसाब कमाती है, और एक तरफ करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो दिन के 1000 रुपए 500 रुपए भी नहीं कमाते। कितना गैप है। इस गैप के लिए सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार है और हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इस गैप को कम करने के लिए आवाज उठानी है। इसको गैप को कम करने के लिए हमें धनवान लोगों के ऊपर वार नहीं करना, बल्कि जो गरीब हैं, जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें शक्तिशाली बनने, धनवान बनने के रास्ते दिखाने हैं। धनवान बनना हम सबका अधिकार है। धनवान बनना हम सबका कर्तव्य भी है। हम सबको धनवान बनना है, तो क्यों नहीं सबको धनवान बनने के लिए प्रेरित करें। धनवान बनना है, लेकिन धन का अपव्यय नहीं करना। हम धनवान इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम धन का अपव्यय करते हैं। मैं देखता हूं कोई व्यक्ति दिन में 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन महीने के अंत में फिर भी वही हाल, गरीब का गरीब। दिन के 10,000 कमाने के बावजूद महीने के अंत में वही बुरा हाल। इसकी जगह कई बार ऐसे लोगों को भी देखता हूं, दिन में 500 रुपए कमाता है, दिन में 400 रुपए कमाता है, फिर भी मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो धन का अपव्यय नहीं करता। वो 400 रुपए कमाता है दिन में, उस 400 रुपए में रूखी सूखी रोटियां लेता है, खाता है, परिवार के साथ में खुश रहता है, संतोष के साथ रहता है। ये एक जीवन शैली की बात है, और ये जीवन शैली हमें फिर से लोगों को सिखानी है। एक तरफ ऐसे लोगों की एक संस्कृति आ रही है जो इधर रुपए कमाते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उड़ा देते हैं, शराब की पार्टियां करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये अपव्यय है। अपव्यय नहीं करना दोस्तों। हमें रुपए कमाने हैं, पैसे जमा करने हैं, खुशी से रहना है, संतोष से रहना है, और अगर फिर कुछ बचत होती है तो हमारे उन भाइयों की मदद करनी है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आइए अगला लक्ष्य क्या है? गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज, स्मार्ट सिटीज, शहरों को साफ और स्वच्छ बनाना है। गोल नंबर 11, यूनाइटेड नेशंस का गोल नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 पूरी तरह से म्यूनिसिपैलिटीज के लिए बना है, नगर पालिकाओं के लिए बना है। म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिकाओं को समझाना है कि उनका ये लक्ष्य है कि हर शहर को
खुशहाल शहर में बदलना है। हर शहर को खुशहाल शहर में बदलना है। शहरों के अंदर खुशियां आए, उसके लिए उन्हें शहरों में ऐसे माहौल बनाने हैं। क्या? जैसे शहरों में पुस्तकालय हों, जैसे शहरों के अंदर इस प्रकार के सेंटर्स हों जहां पर लोगों की बौद्धिक चेतना के लिए काम हो, शहरों में साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, शहरों में कूड़े की निकासी की, कूड़े की डिस्पोजल की पूरी व्यवस्थाएं हो, शहरों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों कि जहां पर लोग अमन और चैन से जी सकें। ऐसे शहर हों जहां पर महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो, लड़कियों की पूरी सुरक्षा हो। अगर लड़कियां आधी रात में भी घर से बाहर निकले तो बिल्कुल सेफ महसूस करें, खुश महसूस करें, कहीं तनाव ना आए उनके माइंड में। इसके लिए हर शहर के अंदर पिंक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था होनी चाहिए, पिंक टैक्सीज होनी चाहिए, पिंक ऑटो होनी चाहिए। इसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज को, नगर पालिकाओं को, जिला कलेक्टर को, हर कलेक्टर को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। ये उनका कर्तव्य है। हम अपनी आवाज उठाएंगे तो वो लोग सो रहे हैं वो जागेंगे, अगर वो सो नहीं रहे तो खुशी की बात है, नहीं तो आप अपनी आवाज उठाएं, वो लोग काम करें। यहाँ आपका काम सिर्फ आवाज उठाना है। आप अपनी आवाज उठाएं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 पे आते हैं। 12 का लक्ष्य क्या है? कंजम्पशन, उपभोग को कम करें, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। हमें अपने उपभोग को कम करना है। उपभोग को कम करने से मतलब अभी हम लोग अत्यधिक उपभोग करते हैं, ये खराब है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसको देखो वो सैर सपाटे के लिए विदेश जाना चाहता है, हनीमून मनाने के लिए विदेश जाना चाहता है। ये हमारे धन का अपव्यय है, संसाधनों का अपव्यय है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन अपव्यय करने के लिए नहीं है। आप भरपेट खाना खाएं, खुशी की बात है। आप जितना खाना खाते हैं उससे ज्यादा थाली में छोड़ देते हैं तो आपको डंडे पड़ने चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। यही इस लक्ष्य का नाम है। क्या मतलब? अगली बार आप भोजन करें, अन्न का एक दाना वेस्ट न करें। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 के लिए काम कर रहे हैं, 12 के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन वेस्ट करने के लिए नहीं। आपके पास खूब सारे रुपए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन रुपयों का अपव्यय करें। बहुत दुख होता है ये देख करके कि लोग करोड़ों रुपए यूं ही लुटा देते हैं। अरे भाई, आपको भगवान ने रुपए दिए हैं, आप इसको प्रकृति के कल्याण के लिए लगाएं। आपके पास ज्यादा रुपए हैं, आप उन रुपयों से पौधे खरीदें, पेड़ लगवाएं, किसी बागवान को दें, वो उनको सींचे, तैयार करे। आज से 25 साल बाद वो पेड़ खरे हरे भरे हो जाएंगे, एक जंगल आपके कारण आबाद हो जाएगा। ये तब अगर आपके पास रुपए एक्स्ट्रा है। आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए यूरोप की टूर पर निकल गए, 10 लाख रुपए खर्च करके आ गए। क्यों भाई? ये पैसे सिर्फ आपके नहीं हैं, ये पैसे पूरे ब्रह्मांड के हैं, विश्व की सारी ताकतों के हैं। आपको ये रुपए इसलिए मिले क्योंकि आपके हाथ में पुण्याई लिखी है। आप इन रुपयों का इस्तेमाल करें प्रकृति के कल्याण के लिए। आपके पास ये रुपए आए, आपका ये कर्तव्य है। अब आप इन रुपयों से, अगर आपके पास रुपए एक्स्ट्रा हैं, खुद का पेट भरने के बाद में रुपए एक्स्ट्रा हैं, तो इन रुपयों से आप प्रकृति की वापस मदद करें। प्रकृति की मदद कैसे करें? पेड़ लगाएं, हरे भरे पेड़ लगवाएं, हरे भरे पेड़ लगवाएं। इससे पर्यावरण सुधरेगा और जो आपको रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं उनका सही सदुपयोग होगा। अब आते हैं 13वां लक्ष्य, यूनाइटेड नेशंस का गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट के लिए काम करें, पर्यावरण
धरती का तापमान बढ़ रहा है। अगले 100 सालों में धरती का तापमान 2 से 5 डिग्री तक ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके कारण क्या होगा? उसके कारण समुद्र खत्म हो जाएंगे, फैल जाएंगे, बंबई जैसी शहरी नगर डूब जाएंगे। उसके कारण क्या हो सकता है? हो सकता है उसके कारण ये जीवन तंत्र खत्म हो जाए, हो सकता है जंगल खत्म हो जाए, हो सकता है अनेक जीव हमेशा के लिए लुप्त हो जाए। ये तब होगा अगर हम इसके दिशा में सोचना शुरू करेंगे। हमें क्या करना है? हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे का जीवन। गोल नंबर 14 लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मछलियों को बचाना, उन प्राणियों को बचाना जो समुद्र में रहते हैं। आज हम सब लोग अपना कूड़ा करकट नदियों में डाल देते हैं, वो समुद्र में चला जाता है, समुद्र का जीवन खत्म हो रहा है, समुद्र में जीवन कम हो रहा है। हर दिन हजारों प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो हम सबका कर्तव्य है, मछलियां अगर आप खाते हैं तो न खाएं, उनको भी जीने दें, समुद्र के जीवन को सुरक्षित रहने दें, समुद्र में प्रदूषण न फैलाएं। जहां पर भी प्रदूषण फैला हुआ है उस प्रदूषण को रोकने के लिए काम करें। अगर आपको नया व्यापार करना है तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू करें। अगर आपको नई तकनीक सीखनी है, आपको इंजीनियर बनना है, तो मैं कहूंगा एनवायरमेंट मैनेजमेंट के इंजीनियर बने, वेस्ट मैनेजमेंट के इंजीनियर बने, ग्रीन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर बने, रिन्यूएबल एनर्जी के इंजीनियर बने, क्योंकि आपकी जरूरत होगी हमें। आप वो काम कतई मत करें जिससे हमारे प्रदूषण फैले, वो काम मत करें। अगले लक्ष्य की बात करें, 15वां लक्ष्य। 15वां लक्ष्य क्या कहता है? प्रोटेक्ट, रिस्टोर, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, हॉल्ट रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन। संक्षेप में बात करें, सरल शब्दों में बात करें तो ये कि जंगल लगाने हैं, हरे भरे जंगल आबाद करने हैं। आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पता चलेगी जिसने आसाम के अंदर अपने बल पर एक पूरा का पूरा जंगल आबाद कर दिया। पूरा का पूरा जंगल अकेले व्यक्ति ने आबाद कर दिया। उसकी कहानी अवश्य पढ़ें। वो अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति ने जो काम किया वो कमाल का काम है। वो व्यक्ति अभी भी वही काम कर रहा है, उससे प्रेरणा लें। मेरे शहर के अंदर, बीकानेर शहर में, श्री निर्मल बरड़िया के बारे में बताना चाहता हूं। खेजड़ी के हजारों वर्ष हजारों पेड़ लगा रहे हैं, हजारों पेड़ लगा रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है, जितनी तारीफ की जाए कम है। अद्भुत व्यक्ति है, भगवान उनके हर कामों में उन्हें सफलता दे। ऐसे लोगों की इस ब्रह्मांड को जरूरत है। गोल नंबर 15 का मतलब निर्मल बरड़िया, वो व्यक्ति जो स्वयं अकेला ही हजारों खेजड़ी के पेड़ लगा रहा है। हम उनसे प्रेरणा लें। वो हजारों पेड़ लगा सकते हैं, एक दो पेड़ तो हम भी लगाएं। गोल नंबर लक्ष्य 16, 16वां लक्ष्य क्या है? शांति, भाईचारा, अपनापन बढ़ाने के लिए संस्थाओं को शुरू करें, एनजीओ शुरू करें, संगठन शुरू करें, अपने संगठन बनाएं। और जो संस्थाएं चल रही हैं उनको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाएं, न्याय संगत बनाएं। संस्थाएं ऐसी हो जहां पारदर्शिता हो, हर व्यक्ति को मौका मिले, बराबर की भावना हो, हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिले। कहीं पर भी कोई भी संस्था है उसका मैनेजमेंट बेहतर बनाएं। कोई संस्था आपके पास है, आप किसी संस्था के ट्रस्टी हैं, उसे और बेहतर ढंग से चलाएं। और 17वां लक्ष्य क्या है? 17वां लक्ष्य है सरकारों के लिए, जिनका कर्तव्य है कि वो मिल करके काम करें। Strengthen the means of implementation and revitalizing the global partnership for sustainable development. हर सरकारों को, हर
सरकारों का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टनरशिप करें ताकि अधिक से अधिक काम कर सके। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी म्यूनिसिपैलिटी को जानते हैं, उस म्यूनिसिपैलिटी के मेयर से अनुरोध करें कि भाई आप इस म्यूनिसिपैलिटी को सुधारने के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप क्यों नहीं करते? कुछ ज्ञान आप दूसरों से लेंगे, कुछ ज्ञान आप दूसरों को देंगे। आप क्यों नहीं पार्टनरशिप करते? ज्ञान आदान प्रदान करने से बढ़ता है। आप अपना ज्ञान दूसरों को दीजिए, दूसरों का ज्ञान आप लीजिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को जानते हैं, उसके हिस्ट्री डिपार्टमेंट को जानते हैं, तो उसको एक अनुरोध करें। एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, उसको अनुरोध करें कि बीकानेर के आर्काइव्स डिपार्टमेंट के साथ वो पार्टनरशिप क्यों नहीं करता। वहां के हिस्ट्री के विद्यार्थी बीकानेर के आर्काइव्स विभाग में आएंगे। अद्भुत है बीकानेर का आर्काइव्स विभाग, दुनिया में अद्भुत है। यहाँ का म्यूजियम देखेंगे, इतना शानदार म्यूजियम है, अद्भुत म्यूजियम है। यहाँ पर पुराने ग्रंथों को जिस तरह से रखा गया है, डिजिटलाइजेशन किया गया है, वो देखेंगे। हिस्ट्री को अपनी आंखों के सामने तैरता हुआ देखेंगे, तो क्या होगा? उनको प्रेरणा मिलेगी, विद्यार्थियों को हिस्ट्री सीखने में मदद मिलेगी। ये हुआ यूएन गोल नंबर 17। आज हर व्यक्ति कूप मंडूक बना हुआ है, अपने कुएं का मेंढक। विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर विश्वविद्यालय से बाहर निकलेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, तो कैसे तरक्की करेगा? अब कहने को हो सकता है वो फला फला विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, हिस्ट्री में पीएचडी है, हिस्ट्री में हजारों आर्टिकल लिखे हैं, उसने शोध पत्र लिखे हैं, लेकिन उसने जब तक बीकानेर आर्काइव्स को नहीं देखा, तब तक हिस्ट्री को कैसे काम में लेना आज के जमाने में, वो उसे स्पष्ट नहीं हो पाएगा। एक बार उससे अनुरोध करें कि एक बार आप बीकानेर आर्काइव्स को विजिट करें और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का बीकानेर आर्काइव्स के साथ पार्टनरशिप शुरू करवाएं। उन्हें कितना फायदा मिलेगा, विद्यार्थियों को कितना फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा। तो यूनाइटेड नेशंस के ये 17 लक्ष्य एक बार फटाफट से बोलते हैं। पहला लक्ष्य नो पॉवर्टी, दूसरा लक्ष्य जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, महिला पुरुषों में समानता, राइट, छठा हर एक के लिए पानी और दुनिया भर के सार्वजनिक शौचालय, सातवां लक्ष्य सबके लिए ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। आठवां लक्ष्य सबके लिए काम। नवां लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा, उद्योग धंधों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। 10वां लक्ष्य क्या है? गरीब अमीर का भेद मिटाना। कैसे? गरीबों को आगे बढ़ने में मदद करके, और ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित हो जिसमें छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को जो सरकारी तंत्र तंग कर रहा है भारत में, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसको रोकें। 11वां लक्ष्य क्या है? खुशहाल शहर बनाने, खुशहाल शहर, सस्टेनेबल शहर बनाने। इसके लिए म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं को उनकी काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने के लिए अनुरोध करना है। 12वां लक्ष्य क्या है? कंजम्पशन को कम करना है, अपने उपभोग को कम करना है, वेस्ट कम करना है, जिम्मेदार नागरिक बनना है। 13वां लक्ष्य क्या है? क्लाइमेट को बचाने के लिए काम करना है। 14वां लक्ष्य क्या है? ये ओशियंस, महासागरों को बचाना है, उनके जीवन को बचाना है। 15वां लक्ष्य क्या है? जंगलों को बचाना है, वापस नए जंगल बसाने हैं। 16वां लक्ष्य क्या है? जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन्हें सुधारना है, बेहतर बनाना है और नई संस्थाएं शुरू करनी है। और आखिरी लक्ष्य क्या है? अपने कुएं का मेंढक नहीं बन के रहना। जिन ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप देखो, जिन सरकारों को भी आप देखो, उनसे अनुरोध करो कि वो जहां अच्छी बातें हों उनको देखें, उनके साथ पार्टनरशिप करें, नॉलेज शेयरिंग करें। ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करता रहूंगा। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें
और आपको ठीक लगे तो इसको आपके साथियों को भी शेयर करें।